हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू मैकेनिकल मेजर। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हाउ द ब्रिटिश एस्टाब्लिश देयर एम्पायर इन इंडिया, और आज हम देखने वाले हैं गवर्नर जनरल्स के बारे में। जो आज हम देखेंगे वो गवर्नर जनरल जो थे वो 1773 से लेकर के 1833 1833 तक आपको देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहीं से ही बनेंगे बिकॉज यहाँ से इंडिया की हिस्ट्री जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो बहुत बदलने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर। सबसे पहले जो हमारे गवर्नर जनरल हैं वो हैं वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन है वो? वॉरेन हेस्टिंग्स। इनका कल भी हमने देखा था और आज भी हम देखेंगे। इनका जो काल है वो है 1772 टू 1785। लगभग इतने समय तक ये रहे और इनके जो इम्पोर्टेंट काम है वो अब हम देखते हैं। तो हमें एक चीज़ याद रखना है कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ये पास होता है। और इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसे इंडिया के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कंट्रोल है और रेगुलेशन है उसको फंक्शन करने का अधिकार मिलता है। फिर कंपनी के इस एक्ट के तहत जो कंपनी के लिए पास किया जाता है उसमें डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी जो हैं वो उसके सभी जो भी करस्पॉन्डेंट्स हैं रेवेन्यू के, सिविल के, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के, वो गवर्नमेंट को वहाँ प्रोवाइड करेगी। गवर्नमेंट का बोलने का मतलब है टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और बंगाल में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के थ्रू चलाया जाएगा। गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल। और उसकी काउंसिल में कितने मेंबर्स होंगे? तो 4 मेंबर्स, 4 सदस्यीय काउंसिल के द्वारा जो बंगाल का प्रशासन है वो चलाया जाएगा, और सिविल और मिलिट्री गवर्नमेंट। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिशियरी वाज टू बी एस्टैब्लिश्ड इन बंगाल। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, ये क्वेश्चन आता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसके तहत, कौन से एक्ट के तहत एस्टैब्लिश किया गया बंगाल में? तो यह है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 और गवर्नर जनरल कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग्स थे। क्लियर यहाँ से। एंड प्राइवेट ट्रेड अब रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। नो मोर प्राइवेट ट्रेड। अपने जो गवर्नर जनरल जो थे वो क्या प्राइवेट ट्रेड भी करते थे अलॉन्ग विद द कंपनी ट्रेड। तो अब प्राइवेट ट्रेड प्रैक्टिस को बिल्कुल बंद कर दिया गया। देन इन्हीं के अंडर में एक और आता है, दैट इज पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, 1784 में। तो ये दो एक्ट इनके तहत आते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट एंड पिट्स इंडिया एक्ट। अब देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट में क्या है। तो कंपनी की टेरिटरी को इंडिया में वो पहली बार उसे ब्रिटिश पोजेशंस कहा गया। मतलब अब तक वो कंपनी के अंडर में चल रही थी और कंपनी को ही अधिकार और बहुत सारी चीज़ों पे दिया गया था, बट उन्हें कभी भी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा या ब्रिटिश के अधीन नहीं कहा गया। पहली बार 1784 के एक्ट में ब्रिटिश पोजेशंस कहा गया। देन बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और 4 मेंबर्स के थ्रू होता था, जो कि कंपनी के सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू अफेयर्स को देखेंगे। इस पे मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, लास्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स में आएगा, बट अभी हम थोड़ा थोड़ा इसके फीचर्स देख लेते हैं। और गवर्नर जनरल जो है वो काउंसिल होगी उसकी 3 मेंबर की, और उसका जो हेड होंगे वो कमांडर इन चीफ होंगे। और बॉम्बे मद्रास की प्रेसिडेंसी जो है वो गवर्नर जनरल के तहत के अंडर आ गई। मतलब बंगाल के गवर्नर जनरल के पास ही चले गए। मतलब तीनों के ही अब वो हेड जो है या कमांडर इन चीफ जो है वो बंगाल गवर्नर जनरल हो गए। देन इनके समय में अगर हम जुडिशरी की बात करें, जुडिशरी में क्या कुछ हुआ था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स के समय जुडिशरी में क्या हुआ था? तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत। डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत, जिला में दीवानी अदालत की स्थापना हुई थी। दीवानी अदालत, और वो क्या था? डिस्ट्रिक्ट में सिविल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए कलेक्टर के अंडर में जो थे, और हिंदू लॉ एप्लीकेबल था हिंदू के लिए और मुस्लिम लॉ एप्लीकेबल था मुस्लिमों के लिए। देन डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत। डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत, देखिए फौजदारी और दीवानी ये 2 मामले होते हैं। तो दीवानी का जो है वो सिविल मैटर्स होता है, सिविल के मामले, मतलब क्रिमिनल छोड़ करके, और जो क्रिमिनल मैटर्स होते हैं वो सब फौजदारी में आते हैं। तो फौजदारी अदालत भी सेटअप हुआ क्रिमिनल इश्यूज को डील करने के लिए। जैसा मैंने आपको बताया, इंडियन ऑफिसर्स वेर असिस्टेड बाय काजी एंड मुफ्तीस।
ये है। और एंटायर फंक्शनिंग जो कोर्ट की थी वो कलेक्टर के द्वारा ही, मतलब दोनों ही न्यायालय अदालतों को कलेक्टर के अंडर में रखा गया। देन हमारा, अगर हम एजुकेशन की बात करें इन्हीं के टाइम में, अगर हम एजुकेशन में क्या कुछ हुआ, तो एजुकेशनल जो डेवलपमेंट्स हुए उनमें है सबसे पहला कि विलियम जोन्स विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी एशियाटिक एशियाटिक स्कूल या सोसाइटी ऑफ बंगाल, सॉरी सोसाइटी आएगा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। कब की? तो 1785 में। देन हमको पढ़ना है ही मदरसा आलिया इन कलकत्ता, फाउंडेशन ऑफ मदरसा आलिया कहाँ हुआ था ये? तो कलकत्ता में और 1781 में। और वॉरेन हेस्टिंग्स अपने ही जेब से इसमें पैसे देते थे, मतलब प्राइवेटली वो स्टार्ट चालू किए थे और खुद का ही ये उनका इनिशिएटिव था। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सर चार्ल्स विल्किंस, ये है सर चार्ल्स विल्किंस। ये सारे क्वेश्चन आते हैं आपके। विल्किंस ये क्या करेंगे? ये ट्रांसलेट करेंगे भगवद गीता को इंग्लिश में, भगवद गीता इनटू इंग्लिश। ये कब की बात है? जब वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल थे। तो तीन इंपॉर्टेंट यहाँ से निकल के आए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, मदरसा आलिया एंड भगवद गीता ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश। ये सारा चीज जो था वो गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के सपोर्ट से चल रहा था। देन हमने वार की बात तो लास्ट क्लास में कर ली थी, और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट वार है वो मैसूर वार है सेकंड। देन फर्स्ट एंग्लो मराठा वार। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लास्ट के वीडियो को जाकर के आप जरूर देखें, जितने भी वार्स ये फाइट किए थे कंपनी, मैं आई बटन में इसका लिंक आपको दे दूंगा। देन हम चलते हैं अपने नेक्स्ट गवर्नर जनरल की ओर, जो है हमारे नेक्स्ट गवर्नर जनरल जो है वो है सर जॉन मैकफेरसन। बट ये जो आएंगे ये 1785 से 86 तक ही रहेंगे, और इनका बहुत ज़्यादा कुछ रोल है नहीं, बट ही टेम्पररली होल्ड द पोजीशन, टेम्पोररीली, इसलिए ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। कभी गलती से अगर पूछा जा सकता है कि सर जॉन मैकफेरसन जो थे वो गवर्नर जनरल थे या नहीं, तो हाँ, ये आपको नाम बस मैं जानने के लिए लिख रहा हूँ। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल जो है वो है हमारे लॉर्ड कार्नवालिस। और ये कब से रहेंगे? 1786 टू 1793। इनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है। तो एक्ट ऑफ 1786 ये पास होता है एक्ट। उसके तहत कॉर्नवालिस जो है वो पावर गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ दोनों का चाहते थे। न्यू एक्ट उनकी डिमांड को कंसीड करते हैं और गेव हिम द पावर, उनको पावर दे देते हैं। देन ही इंट्रोड्यूस्ड सिविल सर्विसेज इन इंडिया। भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता किन्हें कहा जाता है? लॉर्ड कार्नवालिस को। सिविल सर्विसेज इन इंडिया, भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता लॉर्ड कार्नवालिस को कहा जाता है। देन ये क्या करते हैं? पुलिस में रिफॉर्म्स करते हैं। पुलिस में जो है बदलाव करते हैं। क्या क्या बदलाव? रेगुलर पुलिस फोर्स जो कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगी, और मॉडर्नाइज करते हैं ओल्ड इंडियन सिस्टम ऑफ थानास को इन ए डिस्ट्रिक्ट अंडर अ दरोगा, मतलब एक भारतीय जो दरोगा के पद पर रहेगा, और एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एट द हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट, मतलब एसपी और टीआई, दरोगा बोल सकते हैं या थानेदार बोल सकते हैं, उनको ये इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो ये इनका इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है टू द एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम बात करेंगे जुडिशियल कंट्रीब्यूशन की। जुडिशरी में इन्होंने क्या किया? तो जुडिशरी में सबसे पहले ये करते हैं कि सदर निजामत अदालत ये कहाँ बनती है? कलकत्ता में। कलकत्ता इसको गवर्नर जनरल के अंडर में करते हैं, और मेंबर ऑफ द सुप्रीम काउंसिल असिस्टेड बाय द चीफ काजी एंड द चीफ मुफ्ती। ये सदर निजामत अदालत जो कलकत्ता में है वो अपने अंडर में लाते हैं। देन सेकंड है डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत को एबॉलिश करते हैं, और उसके जगह में सर्किट कोर्ट्स को एस्टैब्लिश करते हैं। कहाँ कहाँ? मतलब अब डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत डीएफए जो हमने देखा था लास्ट में वो हट जाएगा, और उसके जगह क्या आ जाएगा? उसके जगह आ जाएगा सर्किट कोर्ट्स। सर्किट कोर्ट्स कहाँ कहाँ बनाएंगे ये सर्किट कोर्ट्स? तो कलकत्ता,
देन योर ढाका एंड मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद एंड पटना, इतने जगह ये क्या करते हैं, सर्किट कोर्ट्स की स्थापना करते हैं। देखिए मैं जो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करा रहा हूँ ये सारे अपने आप में एक क्वेश्चन है। देन डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नाम से अब जाना जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिला न्यायालय या फिर जिला कोर्ट, और वो एक डीजे मतलब डिस्ट्रिक्ट जज के अंडर में रहेंगे। तो जुडिशरी में भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। फिर बैटल्स तो हमने डिस्कस कर ली थी। अब हम बात करते हैं एजुकेशन की। तो एजुकेशन में कार्नवालिस ने क्या किया, कार्नवालिस ने संस्कृत कॉलेज कहाँ स्थापना करते हैं, संस्कृत कॉलेज की वाराणसी, संस्कृत कॉलेज वाराणसी में कब करते हैं, तो 1791 में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। संस्कृत कॉलेज खोला इन्होंने 1791 में वाराणसी में। देन लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इनकी जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी है ये अंग्रेजों की, ब्रिटिशर्स की बहुत इंपॉर्टेंट चेंज लाया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट कराया, स्थायी बंदोबस्त जिसे हिंदी में बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट। कब लाए थे, 1793 में। तो परमानेंट सेटलमेंट, इसको इस्तमरारी सेटलमेंट या बंदोबस्त भी कहा जाता है, इस्तमरारी सेटलमेंट। इसका एक और नाम है, कभी आपसे एक पूछे तो आप ये भी बता देंगे। तो परमानेंट सेटलमेंट लाते हैं जिसके अंडर में लैंडलॉर्ड्स और जमींदार्स को रिकॉग्नाइज करते हैं ओनर ऑफ द लैंड, और उनको हेरिडेटरी राइट्स ऑफ सक्सेशन दे देते हैं लैंड का। मतलब जमींदार और जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो अब क्या हो जाएंगे, उनका जो लैंड होल्डिंग्स है वो वंशानुगत हो जाएगा, और जमींदार को प्रोप्राइटरशिप देते हैं जब तक कि वो फिक्स्ड रेवेन्यू गवर्नमेंट को पे करेगा, और जो अमाउंट है लैंडलॉर्ड्स का उसको फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है, परमानेंट कर दिया जाता है, और दिस वुड नॉट इंक्रीज इन फ्यूचर, इसीलिए इसका नाम परमानेंट सेटलमेंट है। मतलब एक बार फिक्स कर दिया गया है, उसके बाद उसे बढ़ाने का कोई भी चांस नहीं है, इसीलिए इसे परमानेंट सेटलमेंट कहा जाता है। 10/11 पोर्शन ऑफ द रेवेन्यू, ये जो है 10/11वां भाग, ये था फिक्स्ड अमाउंट फॉर द गवर्नमेंट, एंड 1/10 1/10वां भाग ये किसके लिए है, ये गवर्नमेंट को जाएगा, और ये किसको जाएगा, तो जमींदार को जाएगा। मतलब जमींदार के पास 1/10 भाग रहेगा और गवर्नमेंट को उसको 10/11वां भाग देना पड़ेगा। ये जो रेट है ये फिक्स किया गया, और इसीलिए यहाँ पर जो आपको दिखेगा कि एक परमानेंट रेट असाइन कर दिया गया है। क्लियर है। और टीनेंट्स को एक पट्टा देना पड़ता था जो कि उनके एरिया को डिफाइन करेगा। जैसे आप बोल सकते हैं आज के डेट में भी पट्टा जो मिलता है एक परमानेंट आपका क्या है, रिकॉग्निशन है कि आपकी जमीन इतनी दूरी तक है। तो ये इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल थे हमारे, कौन, लॉर्ड कार्नवालिस। अब हम चलेंगे अपने अगले गवर्नर जनरल की ओर, जो हैं सर, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, सर जॉन शोर। इनकी भी पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1793 टू 1798 इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल हैं हमारे। देखते हैं, सबसे पहले चार्टर एक्ट आएगा, चार्टर एक्ट, ये सारे एक्ट्स मैं आपको कराऊंगा अलग से। चार्टर एक्ट ऑफ 1793, इस एक्ट के तहत कंपनी के जो कमर्शियल प्रिविलेजेस थे उन्हें अगले 20 साल तक के लिए क्या किया गया, रिन्यू किया गया। चार्टर एक्ट आता ही इसीलिए था। और 5 लाख पाउंड कंपनी को ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना होगा, ये कहा गया। 5 लाख पाउंड जो है वो कंपनी को, पाउंड्स जो है वो कंपनी को गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। और सीनियर ऑफिसर्स कंपनी के हैं वो इंडिया को छोड़ने से पहले क्या होने चाहिए, कंपनी से परमिशन लेना चाहिए, नहीं तो उनका रेजिग्नेशन हो जाएगा अगर वो बिना परमिशन के जाते हैं। इस टाइप का एक क्लॉज वहाँ बनाया गया। देन कंपनी को पावर दिया गया कि लाइसेंस इशू करे इंडिविजुअल को भी और कंपनी एम्प्लॉयज को भी, कि ट्रेड करे वो भारत में कंपनी को ट्रेड करने के लिए, और व्यक्तिगत ट्रेड के भी अधिकार अब गवर्नमेंट करेगी। गवर्नमेंट का मेरा मतलब यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन लंदन से है। फिर कंपनी का जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन था वो सेपरेट किया गया जुडिशरी फंक्शन से, एंड दिस लेड टू द डिसअपियरिंग ऑफ माल अदालत्स। मतलब माल अदालत्स जो थे वो अब हट गए, माल अदालत्स वेर डिबॉलिश, डिसअपियर्ड, और रेवेन्यू और जुडिशरी को सेपरेट किया गया। देन जॉन शोर की एक पॉलिसी है जिसका नाम है पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन। जॉन शोर की एक पॉलिसी है, पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन। यहाँ पर
नेटिव स्टेट्स जो कि लोकल राज्य जो राजा रूल कर रहे थे वहाँ पर ये क्या करते हैं, एक पॉलिसी लगाते हैं जिसका नाम है पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन, अकर्मण्यता की नीति। और ये जो है वो क्या करता है, ब्रिटिशर्स को कहीं कहीं पर पावर खो देता है लोकल रूलर्स के, खास करके उनके जो पॉलिटिकल पावर्स उनको मिलनी चाहिए थी, तभी वो क्या कर पाते, कंट्रोल कर पाते लोकल रूलर्स को। तो यहाँ पर थोड़ी सी क्या होती है, फ्रेंच आर्मी जो है वो आपको आती हुई दिखेगी, हैदराबाद हो चाहे मैसूर हो। तो जॉन शोर को क्या किया जाता है, फिर थोड़े इस पॉलिसी के लिए उन्हें वापस बुला लिया जाता है। अब हम आगे देखेंगे, तो जो आगे आने वाले हमारे गवर्नर जनरल हैं वो है लॉर्ड वेलेस्ली। कल हमने इनके एक पॉलिसी को पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, दैट पॉलिसी वाज नोन एज, जी हाँ आपने सही कहा, सब्सिडियरी अलायंस। सब्सिडियरी अलायंस, सहायक संधि व्यवस्था जिसे बोला जाता है, कल मैंने आपको बताया लास्ट क्लास में। तो सब्सिडियरी अलायंस इनका जो एक पॉलिसी है, सब्सिडियरी अलायंस, सहायक संधि व्यवस्था, ये लागू कराते हैं ये। जब सब्सिडियरी अलायंस को इंडियन स्टेट लेता है तो ब्रिटिश जो है वो अपने आर्मी जो है वो उनको देंगे और ब्रिटिश फोर्स को वो अपनी टेरिटरी में अलाउ करेगा। ब्रिटिश आर्मी के मेंटेनेंस के लिए जो राजा है वहाँ का, जिनको ब्रिटिश आर्मी प्रोटेक्शन देती है, उसको वो क्या करेगा, उसके खर्चे पूरे वो उठाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ब्रिटिश आर्मी क्या करेगी, राजा को प्रोटेक्ट करेगी और पैसा जो है वो राजा देगा। क्लियर है। देन वेलेस्ली जो हैं, अगर उनके एजुकेशनल पॉलिसी की बात की जाए, और सबसे पहला राज्य मैंने आपको कल ही बताया था हैदराबाद है। देन यहाँ पर अगर हम एजुकेशन की फील्ड में इनका कंट्रीब्यूशन देखें तो एजुकेशन के फील्ड में ये क्या करते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थापित करते हैं, कलकत्ता में। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापना कराते हैं, जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर ट्रेनिंग होता है, जहाँ पर क्या बनाए जाते हैं, स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग किया जाता है फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। इसे अंग्रेजी शासन का इस्पाती चौखट भी कहा जाता है। इस टाइप के कुछ वर्ड्स आपको मिलेंगे। हालांकि उन्होंने अपने फायदे के लिए इसे बनाया, बट इंडिया में इन्हें चालू कराया। क्वेश्चन आता है, हमको पढ़ना है। देन प्रेस की अगर बात करें, प्रेस, तो प्रेस में क्या करते हैं, सेंसरशिप ऑफ द प्रेस एक्ट लाते हैं 1799, प्रेस पर प्रतिबंध, प्रेस सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट, प्रेस एक्ट 1799 लाते हैं। और वेलेस्ली लाते हैं फॉर एंटिसिपेटिंग दिस इन फ्रेंच इन्वेजन ऑफ इंडिया। मतलब कि प्रेस को जो युद्ध के समय जो कार्य वो करते हैं प्रेस का, वो रिपोर्टिंग के लिए उन्हें बैन कर दिया जाता है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। क्लियर है। देन बैटल्स तो हमने कल देख लिया था, बैटल्स के लिए आप फिर से अगेन लास्ट वीडियो में जाकर के देखें। फिर जो नेक्स्ट आएंगे वो है सर जॉर्ज बार्लो 1805 टू 1807, और यहाँ पर बस वेल्लूर म्यूटिनी होती है इनके टाइम में। ये है सर जॉर्ज बार्लो 1805 टू 1807, और इनके में केवल एक ही घटना जो है आपको याद रखना है, दैट इज वेल्लोर म्यूटिनी, सिपाही विद्रोह होता है कहाँ, वेल्लोर में 1806 में। और ये जो है इनके एक टाइम की एक महत्वपूर्ण घटना है। बस इतना ही आपको याद रखना है। देन हम चलते हैं अपने नेक्स्ट गवर्नर जनरल, एंड ही इज लॉर्ड मिंटो। मिंटो जो कि आएंगे 1807 टू 1813। यहाँ से इनके जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है वो देखते हैं। देन चार्टर एक्ट आएगा, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 यहाँ पास होगा। यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लॉज हैं। इसमें एक क्लॉज ये है, 1 लाख रुपए शिक्षा पर पहली बार खर्च किए थे फॉर इंडियंस, ठीक है। देन ट्रीटी ऑफ अमृतसर होती है 1809, महाराजा रंजीत सिंह लीडर हैं, उनके और चार्ल्स मेटकाफ के बीच में 1809 में। और एक पैक्ट कंपनी एंटर करती है विद द पंजाब की इंडो सिख रिलेशन के नाम से जाना जाता है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर को मिंटो मेटकाफ ट्रीटी और द ट्रीटी ऑफ परपीचुअल फ्रेंडशिप, इतने सारे नाम हैं, आपको जो नाम याद रहेगा वो आप कर लेंगे। देन पुलिस रिफॉर्म्स ये करते हैं 1808 में, मेयो को अपॉइंट करते हैं एसपी फॉर ईच डिवीजन, हेल्प्ड बाय अ नंबर ऑफ स्पाइस, बट स्पाइस जो है वो डिप्रिडेशंस ऑन लोकल पीपल, मतलब लोकल लोगों को वो क्या कर देते हैं, सताते हैं। तो इनका जो एक्सपेरिमेंट है ये
थोड़ा सा फेल होता हुआ दिखता है। तो ये लॉर्ड मिंटो हैं। देन हमारे जो नेक्स्ट गवर्नर जनरल आने वाले हैं उनका नाम है लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स और इनका जो काल है वो है 1813 टू 1823। 1813 टू 1823। तो 1813 से लेकर के 1823 तक ये काम करने वाले। क्या काम किया इन्होंने हम देखते हैं। तो सबसे पहले पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन को इन्होंने ख़त्म किया। नॉन इंटरवेंशन को ख़त्म किया मतलब अब ये क्या करने वाले हैं, ये अब लोकल झगड़ों में भाग लेने वाले हैं। नॉन इंटरवेंशन को ये ख़त्म कर देते हैं। और सेकंड है पुलिस रिफॉर्म्स, अगेन ये करते हैं पुलिस रिफॉर्म्स। देखिए हर गवर्नर जनरल अपने हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कराने के लिए पुलिस रिफॉर्म्स तो जरूर आपको देखने को मिलेंगे। 1814 में एक ऑर्डर आता है कोर्ट का जो कि दरोगास और उनके सबऑर्डिनेट्स को जो अपॉइंटमेंट किया गया था उसको अबॉलिश करता है कंपनी के सभी स्थानों पर एक्सेप्ट बंगाल। मतलब अब दरोगास को है, दरोगास उनका जो पद है वो समाप्त कर दिया जाता है। क्लियर है, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का क्या था, एक ऑर्डर था। प्रेस इनका इंपॉर्टेंट है, एंड ऑफ सेंसरशिप ऑन प्रेस, एंड ऑफ सेंसरशिप ऑन प्रेस। अभी हमने देखा था कि प्रेस पर प्रतिबंध लगाया था, किन्होंने लगाया था, तो प्रेस एक्ट लेकर के आया था। अभी मैंने आपको बताया लॉर्ड वेलेस्ली 1799, ये हमने देखा। तो ये उस प्रेस के प्रतिबंध को हटा देते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स। और 2 बार भी ये क्या करेंगे, लड़ेंगे। तो वहां पर हमने लास्ट में देख लिया था ट्रीटी ऑफ संगौली। मैंने कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, नेपाल से संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड हेस्टिंग के समय ये हुई थी, कल मैंने आपको बताया था। देन यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉलिसी आएगी लैंड रेवेन्यू की। अगर बात करें लैंड रिफॉर्म्स की, तो लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स में क्या है यहाँ पर इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है मुनरो सिस्टम। मुनरो सिस्टम या फिर इसे क्या कहा जाता है, रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयतवाड़ी सिस्टम 1820 में ये लागू करते हैं। और किस एरिया पे, सदर्न इंडिया, साउथ इंडिया में खासकर ये लागू होता है। चेन्नई मद्रास का जो क्षेत्र है वहां पर रैयतवाड़ी को। अलेक्जेंडर रीड का नाम आप सुनेंगे, रीड, अलेक्जेंडर रीड एंड थॉमस मुनरो। हम लोग देखा मुनरो सिस्टम, तो थॉमस मुनरो ये लेकर के आते हैं। और इसमें हर फील्ड को मतलब हर खेत को सेपरेटली और केयरफुली स्टडी करके डिसाइड किया जाता है कि रेवेन्यू कितना लेना है। ठीक है। देन 1822, 2 साल के बाद, रैयतवाड़ी के बाद महालवाड़ी सिस्टम आता हुआ दिखेगा। कब आएगा ये, 1822 में। ये भी लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम है। महालवाड़ी सिस्टम जो कि किसका है, तो हॉल्ट मैकेंजी का ये सिस्टम है। और ये भी क्या है, एक नया सिस्टम है जिसके अंडर कलेक्टर को विजिट करना होता था गांव में, और उनको लैंड को मेजर करके इंस्पेक्ट करना है और रिकॉर्ड मेंटेन करना है कि राइट्स है किसके, बहुत सारे लोगों के बीच जो कि वहां रहते हैं, उनका जो नंबर्स है, उनके जो भी काम है वो लिखना पड़ता था रिकॉर्ड के लिए। और उसके बाद ये सारी चीजों को देख करके एक रेवेन्यू जो है वो एस्टिमेट किया जाता था कि उस पूरे विलेज में, एक्चुअल में महाल का मतलब यहाँ है गांव से, विलेज से। महाल मतलब होता था गांव। तो पूरा गांव का गांव एक क्या करेगा, गांव का गांव एक साथ जो है ये आपको रेवेन्यू पटाता हुआ या कर देता हुआ दिखेगा। खासकर आपने एक मूवी देखी होगी लगान मूवी, तो लगभग लगान की मूवी को मैं अगर रिलेट करूं तो ये महालवाड़ी सिस्टम को ही दिखाता है कि पूरे गांव को उतना लगान देना पड़ता था। और महालवाड़ी सिस्टम जो था वो, अगर हम एरिया की बात करें तो ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया लगभग आप बोल सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखेगा। यूपी का जो एरिया है, मध्य प्रदेश, अगर आप बोले पुराना जो है सेंट्रल प्रोविंस जिसे कहते थे, तो वहां के एरिया में दिखेगा। जबकि रैयतवाड़ी जो है वो सदर्न इंडिया में। तो ये इंपॉर्टेंट लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स थे अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स। और अब हमारे 1833 तक के जो लास्ट गवर्नर जनरल है एमहर्स्ट, ये कब से कब तक है, तो ये है 1823 टू 1828। क्लियर है। और यहाँ पर हमको जो इंपॉर्टेंट चीजें इनसे बारे में पढ़नी है वो है बैरकपुर म्यूटिनी। बैरकपुर में सिपाही विद्रोह हुआ था। सिपाही विद्रोह कब होता है, बैरकपुर म्यूटिनी, तो ये होता है 1824, 1824। यहाँ पर क्या होता है कि जो वहाँ के सैनिक है वो विद्रोह कर देते हैं। क्लियर है। और
अपने जो इंडियन फोर्सेस था वो क्या करता है, चिटगांव जाने के लिए उनको आदेश किया जाता है और उनको क्या किया जाता है, आर्मी जो है वो विद्रोह यहाँ करती हुई आपको दिखेगी। बट इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इनके काल में कुछ था नहीं, बस यही एक इम्पॉर्टेंट घटना हुई थी लॉर्ड एमहर्स्ट के काल में। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जितने भी गवर्नर जनरल्स हुए उनके जो इम्पोर्टेंट हम देख रहे थे काम, या आप बोल सकते हैं उनके टाइम के जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हमने देखी। और उसके बाद हमें देखना है एक गवर्नर जनरल जो होंगे, अभी तक के जो गवर्नर जनरल थे वो थे बंगाल के गवर्नर जनरल, बट अब लास्ट जो गवर्नर जनरल हमारे आने वाले हैं ही इज लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये इनकी जो कहानी है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि लॉर्ड विलियम बेंटिक को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तक की कहानी हमने देखी जो कि लास्ट थे एमहर्स्ट। बट विलियम बेंटिक जो हैं वो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी हैं और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी हैं। तो ऐसा क्यों है, इनके नाम में परिवर्तन क्यों हुआ, और इनके बारे में और आगे के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में हम डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू वेरी मच।